नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं। ये वही राकेश पाठक जी हैं जिन्होंने युवाओं की आवाज़ को सरल टॉक पर उठाया, बात की उनके मुद्दों को लेकर के। उस समय बात की जब प्रदेश में कोई बात नहीं कर रहा था। डॉक्टर राकेश पाठक कई अखबारों में बतौर संपादक काम कर चुके हैं। नई दुनिया, नव भारत, DNN चैनल में बतौर संपादक रह चुके हैं और गांधीवादी कार्यकर्ता हैं। अभी हाल ही में एक ऐसी घटना हो गई कि गांधी जयंती पर अहमदाबाद पहुंचे। इन्हें भी नहीं पता था, लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। आखिर इनका गुनाह क्या था, वजह क्या थी और ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी के साथ। डॉक्टर राकेश पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद गिरिराज। सबसे पहले तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप अहमदाबाद वहाँ गए, क्या ये पूरी घटना रही कि आपको सुबह होटल से गिरफ्तार कर लिया गया? देखिए गिरिराज, मैं बताऊं, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंडर बताऊं। हमें ऐसी जानकारी मिली कि जो साबरमती आश्रम है महात्मा गांधी का, गांधी जी वहाँ 1 दशक से अधिक रहे थे, केंद्र सरकार और गुजरात की सरकार उसका कुछ कायाकल्प करना चाहती है जी। तो तमाम देश भर के गांधीवादी कार्यकर्ता और मुझ जैसे साधारण गांधी मार्ग के पथिक ये बात उठा रहे हैं कि उस आश्रम का जो मूल स्वरूप है, गांधी जी की जो सादगी है, वो जिस तरह रहते थे, उनकी कुटिया, उनका पूरा आसपास का जो परिवेश है, वो यथावत रखा जाए। इसकी मांग को लेकर मैंने 6 सितंबर को एक चिट्ठी लिखी थी। ओपन फेसबुक वॉल पर थी मेरे, ट्विटर पर भी मैंने उसका लिंक साझा किया था। और फिर वो चिट्ठी मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और प्रधानमंत्री कार्यालय को मेल से भी भेज दी थी जी। ये इसलिए समझना जरूरी है कि आगे का घटनाक्रम हम समझ पाएंगे जी। मैंने उसमें कहा था, प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि आप जो वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट स्पॉट बना रहे हैं साबरमती आश्रम को, वैसा करते समय गांधी जी का जो मूल सैद्धांतिक जीवन है, उनकी जो सादगी है, वो यथावत रखी जाए जी। अब आते हैं 2 अक्टूबर के घटनाक्रम पर। मैं भोपाल से बाई एयर अहमदाबाद गया 1 अक्टूबर को वहाँ दोपहर बाद पहुँचा। एक अहमदाबाद की संस्था है कर्मभूमि अहमदाबाद और हस्ताक्षर वेब पत्रिका, उसका ऑनलाइन कार्यक्रम था बापू की जयंती की पूर्व संध्या पर जी। मैंने उसमें भाग लिया। अपना जो भी भाषण देना था मैंने अपनी बात कही। अगले दिन 2 अक्टूबर को साबरमती आश्रम में प्रार्थना सभा तय थी। मैंने आश्रम के पदाधिकारियों से फ़ोन पर बात कर ली थी। मेरा इरादा सिर्फ इतना था कि मैं उस प्रार्थना सभा में शामिल होऊं, बापू के सानिध्य में बैठूं। और मैंने 1 अक्टूबर को भोपाल विमानतल से ही पोस्ट लिखी थी और कहा था कि 2 अक्टूबर को बापू के सानिध्य में रहूंगा। मेरा मंतव्य सिर्फ इतना था कि मैं दिन भर बापू के आश्रम में रहूं, प्रार्थना सभा के बाद अपनी अंतरात्मा की शुद्धि के लिए और सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए उपवास करूं जी। मेरा कोई औपचारिक वहाँ विरोध प्रदर्शन का, किसी आंदोलन का, झंडा बैनर लेकर वहाँ पर खड़े होने का, नारेबाजी करने का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था जी। मुझे वहाँ पर बैठकर सिर्फ चिंतन मनन करना था जी। मेरे मन में अंदर से था कि मैं दिन भर उपवास रखूँगा, गांधी जी से बात करूँगा, उनको अपने भीतर आत्मसात करूँगा जी। तो वो उनकी कर्म भूमि है, इतने वर्ष उन्होंने वहाँ काम किया। बिल्कुल। तड़के सुबह 6:30 बजे मैं जिस होटल में रुका था वो आश्रम के ठीक सामने ही था जी। चंद कदमों की दूरी पर। मुझे लगा कि मुझे 8:30 बजे आश्रम पहुंचना है, तो मैं जल्दी उठकर 6:30 बजे मैंने रूम सर्विस को फ़ोन किया कि मुझे चाय भिजवा दीजिए। वहाँ से जवाब आया कि सर 7 बजे के बाद किचन खुलता है, 7 सवा 7 तक आपको चाय मिलेगी। मैं फिर एक झपकी के मूड में लेट गया जी। मुश्किल से 10 या 12 मिनट हुए होंगे, मेरा दरवाज़ा पर दस्तक हुई मेरे दरवाजे पर। मैंने ये सोचकर दरवाज़ा खोला कि शायद वेटर चाय ले आया होगा जल्दी जी। मैंने बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया। पूछता भी तो सामने अंदर बाहर से आवाज़ आती कि वेटर। दरवाज़ा खोलते ही सामने वेटर ज़रूर था, लेकिन वो सेकंड के 1000वें हिस्से में साइड में हुआ और उसके पीछे से 4-5 लोग हट्टे कट्टे सादा कपड़ों में थे, सीधे मेरे कमरे में घुसे चले आए। 3-4 लोगों ने मुझे कवर किया। एक व्यक्ति ने झपट्टा मारकर, जो बेड साइड की टेबल पर मेरे 2 मोबाइल रखे थे, दोनों मोबाइल कब्जे में ले लिए। जी। मैं हतप्रभ रह गया कि दूर देश में
गुजरात में मैं हूँ, होटल के कमरे में तड़के, अभी मेरी आंखें ठीक से खुली भी नहीं थी, उन्नीद ही सा था मैं। एक पल को तो स्वाभाविक रूप से चिंतित भी हुआ और भयभीत भी हुआ, साधारण सी बात है। मैंने उनसे पूछा आप लोग कौन है और क्या चाहते हैं। मुझे गोरखपुर की घटना याद आई कि होटल में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मनीष गुप्ता को पीट पीट कर मार दिया। बिल्कुल। अगले ही पल जैसे उन्होंने कहा हम गुजरात पुलिस, अहमदाबाद पुलिस। मैंने कहा क्या चाहते हैं आप? बोले आप राकेश पाठक हैं? मैंने कहा जी। आपको हमारे साथ चलना है जी। मैंने उनसे पूछा मेरा गुनाह क्या है, किस आरोप में मुझे ले जा रहे हैं, किस वजह से ले जा रहे हैं, क्या काम है? बोले वो हम नहीं जानते, ऊपर से आदेश है, आपको हमारे साथ चलना ही होगा जी। मैंने कहा कोई वारंट है, कोई समन है? उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं है। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, गुजरात की पुलिस मेरे कमरे में, मुझे अंततः उनके साथ जाना ही होगा जी। मैंने गांधी जी का स्मरण किया। गांधी जी को भी इसी तरह 9 अगस्त को 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दिन तड़के लगभग 6:30 बजे ही जी पुलिस ले गई थी, अंग्रेजों की पुलिस। लेकिन ये तो अपने देश की पुलिस थी, बिना वारंट के मुझे ले जा रही थी। मैंने उनसे कहा मुझे तैयार होने का वक्त दीजिए। उन्होंने बड़े अच्छा व्यवहार कर रहे थे, मैं निसंकोच मैं ये कहूँगा। मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ और मैं सिर्फ गांधी जी के आश्रम में बैठने आया हूँ। उन्होंने मुझे वक्त दिया, मैं वॉशरूम से तैयार नहा धोकर निकला जी। और जब मैं कपड़े पहनने लगा, मैंने सूटकेस में से कपड़े निकाले तो उन्होंने कहा ये क्या पहन रहे हैं आप? मैंने कहा कुर्ता पजामा। बोले नहीं, खादी नहीं पहन सकते आप। मैंने उनसे कहा कि गांधी की धरती पर, साबरमती के सामने, साबरमती में मैं खादी नहीं पहन सकता। उन्होंने कहा नहीं साहब, ऊपर से आदेश है। उनका एक तकिया कलाम था पूरे वक्त जी। एक ही राग अलापते थे, ऊपर से आदेश। मैंने कहा खादी ना पहनने के लिए भी आदेश है? उन्होंने कहा हाँ, ऊपर से आदेश कि आप जो फॉर्मल कपड़े हैं, तो मैं पैंट शर्ट, उन्होंने कहा ये पैंट शर्ट रखा तो सूटकेस में आप जी। तो मैं वो पहनकर चल दिया उनके साथ। जब मैं नीचे होटल की पार्किंग में आया जी। उनके साथ, चारों तरफ से घेर कर चल रहे थे वे, मैंने देखा एक प्राइवेट गाड़ी में वैगन आर कार थी, उसमें उन्होंने मुझे बिठा लिया। जब मैं बैठ गया पीछे की सीट पर, 2-3 लोग मेरे साथ पीछे घेर कर बैठ गए, 2 लोग आगे बैठे थे। तब मैंने उनसे पूछा, मुझे थोड़ी चिंता हुई कि ये पुलिस की गाड़ी नहीं है, पता नहीं ये लोग कौन हैं, कोई प्राइवेट लोग हैं, कोई गैंगस्टर हैं, ये किसी और गलत फहमी में मुझे ले जा रहे हैं, को मेरे साथ कोई अनिष्ट हो सकता है। स्वाभाविक आशंका में मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग सचमुच पुलिस वाले हैं? तो उन्होंने कहा नहीं सर, आप चिंता मत कीजिए, हम समझ रहे हैं आपको प्राइवेट गाड़ी देखकर चिंता हुई है, हम पुलिस वाले ही हैं। और उन्होंने सबने अपने अपने आइडेंटिटी कार्ड उनकी बेल्ट में लटके हुए थे, क्योंकि वो सिविल ड्रेस में थे, उन्होंने दिखाए। मेरे लिए उन आइडेंटिटी कार्ड की वैधानिकता को जानने का भी कोई चारा नहीं था। मैंने मान लिया वो नकली भी हो सकते हैं, बिल्कुल। आइडेंटिटी कार्ड तो कोई भी बनवा के ले आएगा जी। वे मुझे लेकर रवाना हुए तो मैं रास्ते में दोनों तरफ देखता रहा कि अब क्या मेरे साथ हो सकता है, पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, क्या करें। गुजरात का अतीत तो बड़ा गौरवशाली है ना ऐसी चीज़ों के लिए। मैंने पूछा थाना कितनी दूर है, चूँकि दूरी बढ़ रही थी तो मुझे लगा पता नहीं। उन्होंने कहा नहीं बस आने ही वाला है। तो थाना राणिप था, राणिप थाना पुलिस स्टेशन जी। मुझे वहाँ ले गए। तो थाने की इमारत तो बहुत बड़ी थी, आधुनिक इमारत थी। उसके सामने रोड के इस तरफ एक छोटी इमारत थी जो उनकी पुलिस चौकी थी। वो शायद इंटरोगेशन वगैरह के लिए, लोगों से पूछताछ करने के लिए और पुलिसिया जी इलाज करने के लिए रहा होगा। बिल्कुल। मुझे वहाँ उस चौकी में बिठा दिया गया। 2 कमरे का वो छोटी सी इमारत थी। फिर मुझसे पूछताछ शुरू हुई। सारे सवाल जवाब उन्होंने कर लिए कि आपके साथ कितने लोग आए हैं, आप यहाँ क्या करने आए हैं, आपका इरादा क्या है। मैंने उनको स्पष्ट कहा कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं बिल्कुल निपट अकेला आया हूँ जी। कोई भी मेरे साथ नहीं है और मैं किसी ऐसे मंतव्य से नहीं आया हूँ। अगर मैं कोई आंदोलन करने वाला होता तो बाकायदा पुलिस को और प्रशासन को चिट्ठी लिखकर अवगत कराता कि मैं 2 अक्टूबर को अनशन पर बैठ रहा हूँ या कोई आंदोलन करने वाला हूँ। अकेले बैठकर उपवास करने में तो कोई आंदोलन नहीं है। बिल्कुल। वहाँ आसपास बैठे लोगों को पता भी नहीं चलता कि मैं अकेले बैठकर भजन गा रहा हूँ मन ही मन में। तो मैंने उनको सारी बात बताई। उन्होंने मेरे बारे में, मेरे जन्म से लेकर आज तक की सारी कथा कहानी सुन ली। बार बार उनमें से अधिकारी, जो टीम लीडर था, सब इंस्पेक्टर थे मिस्टर SS चौधरी, वे बाहर जाकर अधिकारियों को अपडेट करते रहे, मेरे बारे में सब बताते रहे। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हो गए। फिर मैं अपनी जिद पर आया।
मैंने कहा मैं यहाँ सत्याग्रह कर रहा हूँ, आप मेरी गिरफ्तारी शो करिए, मुझे गिरफ्तार कीजिए, मजिस्ट्रेट के सामने ले चलिए, जेल भेज दीजिए अगर मैंने कोई अपराध किया है, लेकिन अब मैं इस तरह अवैध हिरासत में नहीं बैठूंगा। 12 बजे तक ये मेरी जिद चलती रही। वे विवश थे अपने ऊपर के अधिकारियों के निर्देश में जी। उनका व्यवहार अच्छा था, मुझे उन्होंने चाय पिलाई, ढोकले खिलाए। मेरे मन में था कि मैं उपवास करूंगा, लेकिन मैं उनकी गिरफ्त में था, तो मैंने ठीक है अब क्या कर सकता हूं। और मुझे ये लगा था पता नहीं अब अगले कितने दिन तक यहीं रहना पड़ेगा, ये कब तक छोड़ेंगे, और मैं किसी को सूचना नहीं दे सका था। उन्होंने मेरे फ़ोन जब्त कर लिए थे। अगर मैं किसी को बता पाता तो मैं सोचता कि कोई आ जाएगा थाने तक। मैंने उनसे कहा मुझे वकील बुलाने दीजिए, कोई, मैं यहाँ गुजरात में किसी को नहीं जानता, मेरे 1-2 मित्र हैं पत्रकार और फेसबुक से लोग जानते हैं, तो मैं किसी के जरिए मदद मांगूंगा, पुलिस वकील बुलाऊंगा। बिल्कुल। उन्होंने मुझे कोई ऐसा अवसर नहीं दिया, लेकिन ये मेरा सत्याग्रह काम आया जब उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि वो तो गिरफ्तारी की जिद कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं जेल भेज दो। तब 12 साढ़े 12 बजे मुझे उन्होंने छोड़ने का उपक्रम शुरू किया, और उसी तरह मुझे प्राइवेट गाड़ी में ही बिठाकर होटल के कमरे के भीतर छोड़ने के बाद मुझे मोबाइल दिए। बिल्कुल। एक भी ऐसा पल नहीं दिया कि मैं थाने की या पुलिस चौकी की फ़ोटो ले सकूं कि मैं वहाँ मौजूद हूँ। उन लोगों ने सॉरी बोला, बाकायदा वो सारी टीम ने मुझसे शेक हैंड किया, उन्होंने कहा आपको असुविधा हुई, हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम विवश थे। जी। तो ये घटना हुई। जैसा कि आपने चर्चा की शुरुआत में कहा कि सरकार की सद्बुद्धि के लिए आपने पत्र लिखा, तो क्या लगता है कि ये जो सद्बुद्धि है वो कहीं ना कहीं सरकार को अखर गई? मुझे लगता है उस चिट्ठी का ये असर था, लेकिन अभी कहानी अभी जारी है मेरे दोस्त जी, पिक्चर अभी जारी है। और जैसा कि अभी आपने कहा कि ऊपर से आदेश है जी। अगर हम लखीमपुर खीरी की घटना देखें, प्रियंका गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया और सेम यही जवाब कि ऊपर से आदेश है। प्रियंका गांधी जी ने भी वही कहा जो आपने कहा वहां पर कि आप देखिए गिरिराज, प्रियंका गांधी एक राजनीतिक दल से संबद्ध हैं, वे एक पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी की महासचिव हैं। मैं कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हूँ, मेरा किसी राजनीतिक दल से संगठन से कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं वहाँ भी सिर्फ एक गांधीवादी कार्यकर्ता के रूप में गया था, एक साधारण पत्रकार के रूप में। बिल्कुल। घटना उसके आगे की जो हुई वो ज़्यादा गंभीर थी। जी। मैं होटल से तैयार होकर, मुझे लगा कि अब तो मैं खादी पहनकर जा सकता हूँ जी। तो मैं कुर्ता पजामा पहनकर, एक मेरे स्थानीय मित्र थे, हम 2 लोग जो मेरा इंतजार कर रहे थे होटल में। सुबह से चूंकि मेरा फ़ोन भी मेरे हाथ में नहीं था, सैकड़ों मिस्ड कॉल थे, लोग चिंतित हो रहे थे कि कहाँ गायब हो गए, बेटियों के फ़ोन आ रहे थे कि फ़ोन नहीं उठ रहा। उसके बाद मैं जैसे ही आश्रम में पहुँचा हूँ जी, अंदर बापू का जो कुटिया थी, हृदय निवास कहते हैं, मैं उसके सामने भर पहुँच पाया हूँ। अभी मैंने बापू को प्रणाम भर किया था उनके चित्र को कि 3-4 सिविल ड्रेस में, सादा वर्दी में, फिर लोगों ने घेर लिया मुझे। आपको पकड़ लिया। मैंने कहा, बोले पाठक साहब, मैंने कहा जी। बोले पीएसआई साहब बुला रहे हैं। वहाँ पर टीआई को जो थाना प्रभारी होता है पीएसआई कहते हैं, कमिश्नर सिस्टम है जी अहमदाबाद में। तो मैंने क्यों बुला रहे हैं? बोले साहब वैसे ही चाय कॉफ़ी के लिए बुला रहे हैं। मैं जब तक कुछ समझ पाता वे मुझे घेर कर ढेलते हुए बाहर ले आए आश्रम के। रोड क्रॉस करके सामने वही प्राइवेट गाड़ी खड़ी थी जो मुझे सुबह लेकर गई जी। पहली बार मुझे वर्दी में कोई व्यक्ति दिखाई दिया, वो थे थाना प्रभारी थामले जी। पूरा नाम नहीं देख पाया उनकी प्लेट पे मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने मुझे नमस्कार किया और सीधे मुझे हाथों के दबाव से गाड़ी में फिर से बिठा दिया जी। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले कॉफ़ी पिएंगे थाने में बैठकर। तो मैंने कहा यहीं सामने रेस्टोरेंट है, यहीं पी लेते हैं। बोले नहीं नहीं थाने में। मैं समझ गया कि मुझे फिर से हिरासत में ले लिया गया। इस बीच में गिरिराज मुझे 1 मिनट का वक्त मिला, मेरे हाथ से वो फ़ोन ले पाते तब तक मैंने, मेरे स्थानीय मित्र हैं डॉक्टर धीमंत पुरोहित, बहुत बड़े पत्रकार हैं देश के, मैंने उन्हें फ़ोन पर खबर कर दी। उन्हें मालूम था मैं आया हूँ और वो आश्रम आ रहे थे मिलने के लिए, उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि मुझे सुबह से हिरासत में लिया गया। मैंने उनसे कहा कि धीमंत जी मुझे पुलिस सुबह से पकड़े हुए थी और अब दोबारा ले जा रही है, और मैंने थाने का नाम भी बता दिया कि रानी पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं जी। वो फ़ोन रखकर मैंने मोबाइल से 1 लाइनर जल्दी से टाइप किया कि जब तक ये फ़ोन ले पाएँ, मैंने मोबाइल में लिख दिया कि मुझे साबरमती से दोबारा हिरासत में लिया गया है, सुबह 6:30 बजे होटल से पकड़ा गया था। फेसबुक पर उसे मैंने पोस्ट कर दिया। इसी बीच में इस पोस्ट के अगले मिनट जैसे ही फेसबुक पर लगी, दिल्ली में बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं मेरे मित्र और बड़े भाई जैसे पंकज चतुर्वेदी जी, उन्होंने वो पोस्ट देखकर फ़ोन किया। जब तक पुलिस वाले मुझसे फ़ोन ले पाते मैंने घटनाक्रम फ़ोन पर उन्हें बता दिया, उन्होंने रिकॉर्ड करके फिर वो सोशल मीडिया पर डाल दिया। अगर ये 1 मिनट मेरे पास नहीं होता तो शायद अगले 1 दिन 2 दिन मैं अपनी मौजूदगी देश को नहीं बता पाता, घर के लोगों को, परिवार को, मित्रों को यही नहीं बता पाता मैं हूँ कहाँ।
क्योंकि इस 1 मिनट के बाद उन्होंने फिर से मोबाइल मुझसे छीन लिया। जी। फिर मुझे दोबारा पुलिस चौकी में बिठा दिया गया। लेकिन फेसबुक की इस पोस्ट के कारण और धीमन जी को फ़ोन करने के कारण देश भर के लोगों को मालूम पड़ गया कि मुझे पुलिस, अहमदाबाद पुलिस 2-2 बार ले गई है, आश्रम से ले गई है पकड़ के। जी। लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी आवाज़ उठाना शुरू की। गुजरात के कुछ स्थानीय फेसबुक के मेरे साथी, जो मुझे जीवन में पहले कभी नहीं जानते थे, कभी नहीं मिले थे, मेरे लिखने और बोलने से सिर्फ संपर्क में थे, उन्होंने आकर थाने में बातचीत की। फिर धीमन पुरोहित आए, उन्होंने गृह मंत्री से बात की, सब लोगों से बात की। फिर एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मिस्टर परमार आए, मुझे पुलिस स्टेशन में ले जाया गया चौकी से। उनसे बात की। मैं उनसे भी लगातार पूछता रहा कि मुझे हिरासत की वजह बताइए। जी। बहुत स्पष्ट तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन समझ में जो आया वो ये था कि मैंने जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी आश्रम को लेकर, उससे शायद पुलिस को ऐसा लगा कि मैं कोई आंदोलन करने आया हूँ। जी। मैं बार बार कहता रहा कि मैं अकेला आदमी हूँ, मैं अकेला था, अगर आश्रम में बैठकर उपवास करूँ, मौन बैठा रहूँ, इससे गुजरात सरकार या पुलिस को क्या सुविधा हो सकती है। वैसे भी गांधी जयंती 2 अक्टूबर एक पुनीत पावन दिन था। जी। मैं उस दिन साबरमती आश्रम में जाकर कोई अराजकता तो नहीं कर सकता था। मेरे गांधी जी के दिए हुए सिद्धांतों में भी नहीं आता कि मैं उनकी जयंती के दिन, जो जिनका मैं अनुयायी हूँ, जिनके विचारों को आत्मसात करना चाहता हूँ, मैं उनके जन्मदिन पर मैं कोई अराजकता करूँ, नारेबाजी करूँ, उपद्रव करूँ आश्रम में, ये तो होना ही नहीं था। अंततः वो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर साहब भी संकेतों में जो बताते रहे, उससे मुझे लगा कि जो मैंने पीएम को चिट्ठी लिखी थी उससे कोई असुविधा हुई। सेंट्रल एजेंसियां लगातार मुझे सर्विलेंस पर रखी थी। हैरत की बात यह है गिरिराज कि मैं जिस होटल में रुका था, किसी को नहीं मालूम था कि मैं इस होटल में हूँ। मेरा एक स्थानीय, मेरे भिंड के मित्र थे, उन्होंने इंतजाम किया था, और वे एक साधारण व्यापारी हैं, उनका कोई लेना देना नहीं था इन विषयों से। इसके बावजूद पुलिस वहाँ तक पहुँची, कमरे पहुँची। बाद में कमिश्नर ने बताया, पुलिस असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने, कि मुझे तो रात भर सर्विलेंस पर होटल के चारों तरफ पुलिस थी। लॉबी में बैठकर होटल के सीसी कैमरे से उन्होंने मेरी सारी पड़ताल कर ली थी कि मैं कब आया हूँ, मुझे कौन छोड़ने आया, जो छोड़ने आया उसकी गाड़ी का नंबर उससे ट्रेस कर रहे थे। मुझे रात को 2:30 बजे उठाने वाले थे। जी। ये शब्दशः वो एसीपी परमार ने मुझसे कहा। बोले फिर हम लोगों को लगा कि आप पत्रकार हैं, रात को 2:30 बजे दहशत में आ जाएंगे, कुछ घटना ना हो जाए आपके साथ, घबराहट में कुछ हो जाए, इसलिए हमने फिर तो सुबह तड़के 6:30 बजे उठाया। कारण अंततः वे भी नहीं बता सके, सिर्फ ऊपर का आदेश, इंटेलिजेंस इनपुट, ऊपर से दिए गए निर्देशों के पालन में वे, उन्होंने भी खेद व्यक्त किया कि आपको असुविधा हुई। मैं ऐसा मानता हूं कि मैं गांधी मार्ग पर चलना मैंने शुरू किया अभी तो पहिया, तो ये सत्याग्रह का एक पाठ मैं वहाँ से सीख कर आया। इसके लिए मैं गुजरात सरकार, पुलिस और मोदी जी को भी धन्यवाद दूंगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय को, सेंट्रल एजेंसियों को, कि चलिए आपने मुझे एक सबक सिखाया। जैसा कि चर्चा में आपने कहा कि 1 मिनट आपको मिला बताने के लिए फेसबुक के माध्यम से, अपने मित्रों के माध्यम से, अगर वो 1 मिनट नहीं मिलता तो क्या लगता है, अगर आप सूचना नहीं दे पाते किसी को तो कुछ भी हो सकता था? उस वक्त आपको मन में कैसा लग रहा था? देखिए, जब वो दूसरी बार मुझे हिरासत में लेकर गाड़ी में बिठाल रहे थे इस तरह से बाकायदा फोर्स करके, तब मेरी चिंता ज़्यादा बढ़ी। मुझे लगा कि मैं 6 घंटे पहले हिरासत में बैठकर आया हूँ, इसके बाद मुझे छोड़ने के बाद पता नहीं क्या मंत्रणा हुई है पुलिस की, अधिकारियों की, गुजरात के शासन की। अब उन्होंने आगे के लिए क्या प्लान किया मुझे नहीं पता। मुझे ले जाकर हो सकता है 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन कहीं भी रख सकते हैं। और गुजरात के जिस तरह के अतीत हैं जी, जिनके बारे में बहुत विस्तार से कहने की ज़रूरत नहीं है, वो आशंकाएं मेरे मन में बलवती हुई। मुझे लगा कि अब मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। मैं उसके लिए तैयार था। जीवन में जन्म और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ जी। बापू जब अंग्रेज हुकूमत से नहीं डरे तो इनसे क्या डरना जी। मैं न गुजरात की पुलिस से डरा, न गुजरात की सत्ता से, न दिल्ली की सत्ता से, न किसी भी अवतारी नेता से मैं डरता हूँ। बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जीवन में कोई ऐसा अपराध नहीं किया कि भारत का कोई कानून मुझे इस तरह से कैद कर सके। जिस दिन मैं किसी कानून का उल्लंघन करूँगा उस दिन कानून का सामना करने के लिए तैयार हूँ। उसका जो दंड भारतीय दंड संहिता में हो उसे स्वीकार करूँगा। लेकिन जब तक मैं निर्दोष हूँ, निष्कलंक हूँ, मैंने निरपराध हूँ, तो मुझे किसी से क्यों डरना चाहिए। बिल्कुल। आखिरी सवाल के ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, अब आगे आप इसको लेकर के क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, मैंने बहुत मनन किया। मैं दूसरे दिन फिर गया जी। मैं 2 तारीख को तो छूटने के बाद फिर गया, गांधी जी के पास बैठा,
उनकी पूरी कुटिया में, जहाँ उनके डंडा लाठी रखी हुई है वहाँ बैठा, चरखा काटा, उनकी तस्वीर के सामने बैठा। काफ़ी देर तक मैंने उस दिन की घटना को, दिन भर जो मेरे साथ हुआ, लेकिन मैं सबसे पहले बापू के सिद्धांतों के लिए मैं नतमस्तक हूँ कि मैंने धैर्य नहीं छोड़ा। मैंने अपनी तरफ से कोई अशालीन व्यवहार नहीं किया कि वो जो मुझे ले जा रहे थे मैं कुछ हाथापाई करता, छूटने की कोशिश करता, संभव भी नहीं था जी। और मेरे मन में कोई द्वेष उनके लिए नहीं आया। ये गांधी की शिक्षा है जी। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अपना काम कर रहा है उसके प्रति, अंग्रेजों के खिलाफ भी वे कभी नहीं बोलते। इस तरह के जो अधिकारी उन्हें गिरफ्तार करने आते थे उनसे भी वे कभी विवाद नहीं करते थे। वो जानते थे अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। एक चीज़ मैं जरूर जोड़ना चाहता हूँ, जो मेरी जानकारी में आई है कि बापू साबरमती में करीब 12-13 साल रहे थे जी। लेकिन अंग्रेजों की पुलिस साबरमती आश्रम के भीतर घुसकर गिरफ्तार करने उन्हें नहीं आई। किसी कांग्रेस कार्यकर्ता को भी आश्रम के भीतर से गिरफ्तार नहीं किया। दांडी मार्च वहीं से शुरू किया था उन्होंने। आश्रम के 4 कदम आगे वो दांडी पुल कहलाता है जी, जहाँ से गांधी जी दांडी की यात्रा पर निकले थे। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, वे तो चल के दांडी तक पहुँच गए इतनी दूर, और मुझे तो आश्रम में बैठकर भजन करने से रोक दिया गया। मैंने ये सोचा है कि एक साधारण भारतीय नागरिक होने के नाते, कानून का पालन करने वाले एक बाशिंदे के नाते, मैं अब गुजरात सरकार से, गुजरात के मुख्यमंत्री से, वहाँ के पुलिस महानिदेशक से ये पूछूंगा कि मुझे 2 बार हिरासत में क्यों लिया गया था। मुझे सिर्फ कारण जानना है। चिट्ठी लिखूंगा मैं आज या कल में, खुला पत्र लिखूंगा, मेल करूंगा, उसकी प्रतिलिपि माननीय प्रधानमंत्री को भेजूंगा, केंद्रीय गृह मंत्री को भेजूंगा, गृह मंत्रालय को भेजूंगा। मैं जानता हूं वे उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे जी, क्योंकि उन्होंने कोई कार्रवाई लिखित पढ़त में नहीं की है। लेकिन होटल का सीसी कैमरा बता सकता है, हो सकता है उन्होंने बंद कर दिया हो मुझे उठाते समय तड़के। लेकिन बाद में मेरे साथी जो चौकी में आए तो उन्होंने मुझे देखा कि मैं हिरासत में बैठा हूं। मैं पुलिस कमिश्नर के साथ तो धीमन पुरोहित जी भी पहुंच गए थे। मैं सिर्फ अगली कार्रवाई के रूप में इतना करने वाला हूं कि सरकार से, गुजरात और केंद्र सरकार से जरूर पूछूंगा कि गांधी के आश्रम में, सत्याग्रह आश्रम में, एक अकेला नागरिक, मैं बार बार कहना चाहता हूं कि मैं निपट अकेला था, मेरे साथ कोई संगठन नहीं था, कोई दल नहीं था, कोई एनजीओ नहीं था, है भी नहीं, मैं किसी से संबद्ध नहीं हूं। तो क्या एक अकेला नागरिक आश्रम में बैठकर उपवास करने जा रहा था, प्रार्थना करने जा रहा था, उसे 2-2 बार हिरासत में क्यों लिया गया? मुझे सिर्फ इसका जवाब चाहिए। और आपके जरिए मैं उन सब दोस्तों का, उन सब साथियों का, सार्वजनिक जीवन के पत्रकारों का, कार्यकर्ताओं का, राजनीतिक दलों के लोगों का, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मेरे हक में आप सब लोगों ने आवाज़ उठाई। लेकिन मेरी आवाज़ आप सबकी आवाज़ में मिली रहेगी हमेशा। मेरी ना कलम रुकेगी, ना मेरी आवाज़ रुकेगी। दुनिया की कोई ताकत मुझे लिखने और बोलने से, लोकहित में, जनपक्ष में लिखने से कभी नहीं रोक पाएगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी।